चलिए, क्लास की लाइव ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ बच्चों, जो भी जुड़ना चाहते हो सेशन के साथ। आज हमारी एक और रिकैप क्लास है। एग्जामिनेशंस आपकी आ ही रही हैं, बस 2 4 5 दिन का और फासला रह गया है। और उसके बाद में सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक बोल दूं। आज की क्लास शुरू होते ही ज्वाइन कीजिए जरा सेशन को। कितने लोग सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और क्या आप आज की क्लास में करना चाहते हैं? ये रिकैप क्लास है बेसिकली। कोई भी टॉपिक जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। जुड़ जाओ जरा सेशन के साथ जल्दी सी। 12 यानी गुड आफ्टरनून हो चुका है, 12:01। मैं आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं और उनके ऊपर डिटेल से चर्चा भी करेंगे। राइट, तो जुड़ो जरा जल्दी सी सेशन के साथ। मैं एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करता हूं और उनके बारे में हम देखते हैं कि आखिर वो जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो किस तरीके से हमारे काम के हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में और क्या चर्चा हो सकती है। यहां पर आप जुड़ चुके हैं, आपका नाम शो नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेलकम। क्या नाम है आपका? आपका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। आंचल, ठीक है आंचल, अब आपका नाम आ चुका है। इट्स ओके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल से देखेंगे बाउंड्रीज कहां हैं। गुड आफ्टरनून आंचल। देखो, पहला क्वेश्चन कैसे है, मैकमोहन लाइन किसकी बाउंड्री बनाती है? मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया चाइना की बनाती है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश या इंडिया नेपाल? यहां पर क्या आंसर करना चाहेंगे? मैकमोहन लाइन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैकमोहन लाइन कौन कौन से कंट्रीज का बॉर्डर फॉर्म करती है, क्या कोई आइडिया है? और मैकमोहन के साथ साथ फिर बाकी और लाइंस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो लाइन कहां पर है, इंडिया का बॉर्डर किधर है। देखो, मैकमोहन लाइन है, अगर हम आंसर यहां करना चाहें, इंडिया और चाइना के बीच, और इंडिया और चीन के बीच में ये लाइन है कहां? बेसिकली ये जो सिक्किम वाला एरिया है हमारा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर हमें ये लाइन देखने को मिलेगी, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। राइट। बाकी जो बॉर्डर है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। बाकी जो बॉर्डर है, अगर आप लद्दाख वाले एरिया में जाते हैं, लद्दाख वाले एरिया में, तो लद्दाख में यहां पर एक और एरिया है जो चाइना के पास है और इस एरिया को हम बोलते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन। अब अक्साई चिन एंड द लद्दाख ऑफ इंडिया, लद्दाख ऑफ इंडिया, तो यहां पर एक और बॉर्डर लाइन आएगी। दिस बॉर्डर लाइन, ये जो बॉर्डर लाइन यहां पर बनी हुई है, इस बॉर्डर लाइन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे LAC। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। राइट। तो LAC वहां पर है, अक्साई चिन, जो चाइना ने हमसे ले लिया है, छीन लिया था 1962 वॉर में। 1962 की जो लड़ाई हुई थी 1962 में, वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर कहलाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन को भी याद रखना कि ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ही है। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो रेड क्लिफ ने जब 1947 में 1947 में लाइन ड्रॉ की थी, तब जम्मू कश्मीर इंडिया या पाकिस्तान दोनों के पास ही नहीं था। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को हम जीरो लाइन एक आध जगह कह सकते हैं। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, अगर हम उत्तराखंड वाला एरिया देखते हैं, जो उत्तराखंड वाला बॉर्डर है, जैसे यहां पर होगा नेपाल और ये है उत्तराखंड, यहां पर एक रिवर फ्लो करती है, एक नदी बहती है जिसने इन दोनों का बॉर्डर फॉर्म कर रखा है, ये वाला बॉर्डर। तो ये बॉर्डर कौन सी रिवर ने फॉर्म कर रखा है? तो आप कहिए वो शारदा रिवर है। शारदा, या फिर इसी को कहते हैं काली रिवर। ठीक है, शारदा या काली नदी, शारदा या फिर काली नदी, इसने फॉर्म किया है बॉर्डर इंडिया और नेपाल का, उत्तराखंड और नेपाल वाले एरिया में। राइट। विनोद शर्मा, आपका भी स्वागत, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 पोर्ट्स इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया?
तीन बंदरगाहों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के पूर्वी तट पर है? इनमें से कौन से तीन पोर्ट हैं? बिल्कुल विनोद, ए आंसर सही था उसका, जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर हैं, पूर्वी तट पर। मतलब पूर्वी तट का मतलब ये वाला कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बताइए जरा, कौन कौन से पोर्ट्स को आप कह सकते हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, पूर्वी तट पे हैं? आंचल ने आंसर कर दिया है, ठीक है। देखो, एलिमिनेशन मेथड पे जाते हैं। मुंबई वेस्टर्न कोस्ट पे है, गोवा वेस्टर्न कोस्ट पे है, मुंबई वेस्टर्न कोस्ट पे है। इसके अलावा ये कांडला जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, गुजरात में है। तो इसका मतलब सी अपने आप आंसर बन जाएगा, पारादीप, काकीनाडा और ये नागपट्टिनम। ये तीनों की तीनों पोर्ट इधर ईस्टर्न कोस्ट पे है, पूर्वी तट के ऊपर, राइट। मुंबई यहां पर है, मुंबई, और यहां पर है कांडला, ये है कांडला। कांडला का नया नाम अब जो है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो चुका है, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट, राइट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सी सही आंसर होगा इसका। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी और पूर्वी तट पर, भारत के पूर्व और पूर्वी तट पर कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? मतलब टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 हैं टोटल। उनमें से आपको बताना है ईस्टर्न कोस्ट पर कितने हैं, पूर्वी तट पर कितने बंदरगाह हैं। इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, पूर्वी तट और पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर का प्रश्न हमें कहता है कि ईस्टर्न कोस्ट पर, पूर्वी तट पर टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं? है कुछ आइडिया? ओके आंचल, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब है। देखो, कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, गोवा, मंगलोर और कोचीन, ये 6 पोर्ट्स तो हैं वेस्टर्न साइड में। इसके बाद में है तुतीकोरिन, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, 6 इधर हैं। इसके अलावा एक पोर्ट ईस्टर्न साइड में ही है और वो है पोरबंदर, नोट पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। पोरबंदर तो गुजरात में है, राइट। तो इधर हो गए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 इधर, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ईस्टर्न कोस्ट पे। तो यहां पर हमारा आंसर बनता है 7, यानी ए आंसर, राइट। चलिए आगे देखिए। वेयर इन इंडिया इज द रिफ्ट वैली टू बी फाउंड? भारत में भ्रंश घाटी कहां पाई जाती है? रिफ्ट वैली कहां पाई जाती है, मतलब कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, और रिफ्ट वैली कौन सी चीज से बनती है? कंप्रेशन, टेंशन, फोल्ड, या फिर वॉल्केनोस? रिफ्ट वैली, नर्मदा वैली। आंचल बिल्कुल सही जवाब, आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। आपको बताना है रिफ्ट वैली फॉर्म कैसे होती है, ए बी सी डी। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है? कंप्रेशन, टेंशन, फोल्ड या वॉल्केनोस? कौन है जो रिफ्ट वैली फॉर्म करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, रिफ्ट वैली तब बनती है जब टेंशन यानी तनाव की क्रिया होती है। तनाव, ये होता है संपीड़न।
राइट, ये होता है वलन, और वलन पड़ता है संपीड़न से, कंप्रेशन से, और ये ज्वालामुखी से तो पीक बनती है, ज्वालामुखी से, राइट। तो जो टेंशन होता है, खिंचाव होता है, तनाव, उसकी वजह से बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाता है और एक रिवर उसमें फ्लो कर सकती है। टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान से संबंधित है? मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस, वॉल्केनिक। किस प्रकार की चट्टान है अगर हम बात करें, कौन से टाइप का रॉक है मार्बल के बारे में अगर हम बात करें तो? कायांतरित, अवसादी, आग्नेय या ज्वालामुखी चट्टान? संगमरमर, मार्बल, कौन से टाइप की रॉक है? देखो, संगमरमर जो है ना वो बनता है लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन जो होता है यानी चूना पत्थर, उसका जब मेटामॉर्फिज्म होता है, कायांतरण होता है, तो बनता है मार्बल। तो इसका मतलब वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक काफी ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अगर बना रहे तो चट्टान का रूप पूरी तरीके से बदल जाता है और वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कायांतरित चट्टान। बिल्कुल उनका रूप ही बदल जाता है। जैसे लाइमस्टोन, लाइम चूना, चूना होता है, और वो अगर संगमरमर बन जाए तो काफी हार्ड रॉक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग? निम्नलिखित में से किनका आरंभ बिंदु लगभग समान है? गंगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, ताप्ती, तापी, या फिर इंडस ब्रह्मपुत्र? कौन सी दो नदियां हैं जो लगभग लगभग सेम एक ही जगह से ओरिजिनेट होती हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है उनका ओरिजिन? और बिल्कुल सही जवाब यहां पर, बिल्कुल सही जवाब है इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो दोनों की दोनों रिवर को अगर आप देखेंगे तो वो दोनों ही तिब्बत से स्टार्ट होती हैं। कुछ यहां से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, सिंधु नदी ऐसे पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, और यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म, एंड दिस वन इज इंडस। ठीक है, तो इंडस इस तरफ वेस्टर्न साइड में बहती है और ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न साइड में, और दोनों का ओरिजिन ये कैलाश माउंटेन के पास और ये मानसरोवर लेक है उसके पास से इसका ओरिजिन होता है, और दोनों का लगभग सेम ओरिजिन पॉइंट है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड से होता है, ब्रह्मपुत्र इनका हो गया। ब्यास जो है वो रिवर हिमाचल प्रदेश से, और ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र मान लो, या फिर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर मान लो, वहां से ओरिजिन होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट। 3 बीघा कॉरिडोर इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और कौन से देश के बीच का एक मुद्दा है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश? कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ 3 बीघा कॉरिडोर जो है उसका मुद्दा रखती है, उसका एक मामला है, एक विवाद है? बहुत सुंदर, वो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाला एरिया है, जहां पर 3 बीघा कॉरिडोर का मैटर चलता रहता है। नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भारत के साथ इनका मैटर एक उत्तराखंड वाले एरिया में है, उत्तराखंड के पास, जिसको हम बोलते हैं काली पानी। काली पानी क्षेत्र फिलहाल हमारे पास है, जहां से काली नदी बहती है, काली पानी एरिया। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैटर है वो है सरक्रीक वाले एरिया में, सरक्रीक। वहां पर भारत और पाकिस्तान विवादित क्षेत्र पाकिस्तान बना के रखता है जबरदस्ती। म्यांमार के साथ एज सच हमारा कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर कुछ आतंकवादी वगैरह जरूर थे,
और उनको हमने हमारी आर्म फोर्सेज ने जैसे एयर वो स्ट्राइक की थी ना, एयर स्ट्राइक या स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एक मूवी भी बनी थी उसके ऊपर, तो वो पाकिस्तान में जैसे की थी वैसे ही हमने उससे पहले म्यांमार में भी की थी। ठीक है, तो उसको हमने तहस नहस कर दिया था। 4, वेयर इज द अर्वी अर्थ स्टेशन फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? उपग्रह संचार के लिए अर्वी अर्थ स्टेशन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? अर्वी अर्थ स्टेशन जो सैटेलाइट्स को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया है वो कहां पर है? अर्वी अर्थ स्टेशन, ओके, अर्वी अर्थ स्टेशन है गुजरात के अंदर, जो सैटेलाइट्स को कम्युनिकेट करता है गुजरात, याद रखना गुजरात के अंदर है अर्वी अर्थ स्टेशन। उपग्रह संचार के लिए अर्वी अर्थ स्टेशन गुजरात में है। यह स्टेशन हिंद महासागर उपग्रह के लिए काम करता है जो भूमध्य रेखा पर, ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा गुजरात के अंदर। द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इरिगेटिंग मैक्सिमम एरिया इन द इंडिया इज? भारत में अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? ब्यास, भाखड़ा, नांगल, दामोदर या हीराकुड? कौन सी है जिससे सबसे ज्यादा सिंचाई का काम होता है? ठीक है, और कोई करना चाहेगा आंसर? देखो, ये ब्यास और भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट हैं ये बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनती है जल विद्युत उसके लिए हैं खासकर। दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है वो इरिगेशन है, ड्रिंकिंग भी है, कई सारे इसके हैं पर्पज। लेकिन जो हीराकुड डैम है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये हीराकुड डैम छत्तीसगढ़, ओडिशा वगैरह में केवल सिंचाई के लिए काम में आता है। चल हाँ, बिल्कुल डी सही होगा। तो ये सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा दूर में, और ये भारत का सबसे लंबा बांध भी है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध 4.8 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये सबको पता है कि महानदी के ऊपर है। महानदी इन ओडिशा, ओडिशा स्टेट के अंदर महानदी में है हीराकुड डैम। पैसेंजर एंड क्या है, अच्छा, मर्चेंट शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड या एट, यात्री और व्यापारिक जहाजों का निर्माण कहां पर होता है? मझगांव डॉक्स में, विशाखापट्टनम शिपयार्ड में, या कोई जगह नहीं, भारतीय डॉक केवल नौसेना के लिए जहाज बनाता है, या गोवा शिपयार्ड में? कहां पर है? मतलब जो यात्री और जो जहाज बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? यानी पैसेंजर एंड मर्चेंट शिप्स, मतलब नेवी वाले नहीं, नेवी के लिए नहीं, हम मर्चेंट और पैसेंजर शिप्स की बात कर रहे हैं। तो वो विशाखापट्टनम जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापट्टनम, यहां पर बनते हैं। ठीक है, तो विशाखापट्टनम को याद रखना। पैसेंजर एंड मर्चेंट शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एट हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुलर। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। द नीलगिरी आर पार्ट ऑफ द, नीलगिरी का किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल या तमिलनाडु हिल्स? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्याचल या फिर तमिलनाडु हिल्स, किसका भाग है नीलगिरी? 12th नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 11th का डी आंसर नहीं, बी था आंसर। विनोद यहां पर ठीक आंसर कर रहे हो आप। बेसिकली वहां पर वेस्टर्न घाट है, उसको तमिलनाडु हिल्स नहीं कहते हैं, तमिलनाडु में ही नहीं है बल्कि नीलगिरी 3 स्टेट के अंदर है। तो वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है उसका हिस्सा है। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो मैं आपको लोकेशन इसकी बता दूं।
इंडिया के मैप में आप नीलगिरी को कुछ यहां देखेंगे। नीलगिरी हिल केवल तमिलनाडु में नहीं है बल्कि 3 स्टेट के अंदर है। सी, नीलगिरी की लोकेशन कुछ यहां है। तो ये तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और कर्नाटका में भी है। वेस्टर्न घाट कुछ यहां से ऐसे चलता है। वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इस तरीके से यहां तक है वेस्टर्न घाट, इस जगह तक। ठीक है, तो नीलगिरी बेसिकली किसका भाग है? वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का भाग है। राइट, ओके। नेक्स्ट, रायलसीमा इज ए रीजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? रायलसीमा निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? ये रायलसीमा कौन से स्टेट के अंदर है? विनोद, कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है? 14th का। रायलसीमा कौन से स्टेट का पार्ट है? सत्येंद्र, आपका भी वेलकम, स्वागत। ओके, ठीक है। आप दोनों ही लोग अब तक जो आंसर किया है, दोनों ने सी ही आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रायलसीमा जो है वो आंध्र प्रदेश का ही, जिसे कहते हैं हिस्सा है आंध्र प्रदेश का। राइट, आंध्र प्रदेश का ही एक भौगोलिक क्षेत्र है रायलसीमा। कोंकण इज ए रीजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कोंकण निम्नलिखित में से किस राज्य का एक क्षेत्र है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल? कौन से राज्य में कोंकणी लैंग्वेज का ज्यादा असर है, ज्यादा प्रभाव है? शिवम, आपका भी स्वागत, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। जरा नजदीक आइए थोड़ा, तो अच्छे से पता चलेगा। देखो, कोंकण कोस्ट मैं आपको बताता हूं। बेसिकली कोंकण कोस्ट तीनों ही स्टेट में है, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस देना चाहें तो, क्योंकि जो कर्नाटका का कोस्ट है उसको हम कन्नड़ कोस्ट भी बोलते हैं, कन्नड़ भी कहा जाता है, कर्नाटका कोस्ट को कन्नड़ कोस्ट भी कहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गोवा, यहां पर है गोवा और यहां पर है महाराष्ट्र, इस कोस्ट को हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। कोंकण, कोंकणी लैंग्वेज थोड़ी बहुत कर्नाटक में भी बोली जाती है, लेकिन वहां कन्नड़ ज्यादा है। बेसिकली गोवा और मुंबई तक का जो कोस्ट है, मुंबई के आसपास तक का, उसको सारा का सारा कोंकण कोस्ट कहा जाता है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा महाराष्ट्र। राइट, तो महाराष्ट्र कहना यहां ज्यादा बढ़िया है। इट्स ओके शिवम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंड्यूसिव टू द इंफॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज? निम्नलिखित में से कौन डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? करंट एंड टाइड्स, काम विंड्स, एब्सेंस ऑफ लार्ज लेक्स अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर, शेल्टर्ड कोस्टल लाइन? कौन सी चीज ऐसी होगी जो डेल्टा बनाने के अनुकूल नहीं होगी, यानी डेल्टा नहीं बनाने देगी वो चीज? बाकी सब ठीक है। आंचल बिल्कुल सही जवाब है। विनोद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अभाव हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झील वगैरह हो नदी के किनारे पे या ना हो, देखो बहुत ज्यादा ज्वारीय धाराएं आती हों और करंट्स आती हों, बहुत बड़े बड़े ज्वार की धाराएं आती हों, तो वो क्या करती हैं, जब पानी बहुत ज्यादा आगे तक आता है फिर पीछे जाता है, फिर पानी आगे तक आता है फिर पीछे जाता है, तो वो रिवर से जो सेडिमेंट्स जाकर डिपॉजिट होते हैं, जमते हैं, वो वापस पानी के साथ बह के बाहर निकल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वहां पर मिट्टी के जमाव को रोकेंगे, जो सिल्ट और सैंड डिपोजिशन होता है उसको रोकते हैं। ठीक है,
तो ये डेल्टा बनाने के अनुकूल नहीं है, ये कंडूसिव नहीं है वहां पर, राइट। ए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ गंगा डज नॉट पास, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गंगा नहीं बहती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य से होकर बिल्कुल भी गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है? गंगा रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है, आंचल बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, यहां पर जो जवाब होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गंगा रिवर का फ्लो नहीं होता, बिहार से होता है, वेस्ट बंगाल से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड और झारखंड से भी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश से उसकी ट्रिब्यूटरीज जरूर आती हैं, सहायक नदियां आती हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन गंगा खुद मध्य प्रदेश में फ्लो नहीं करती है, राइट, मध्य प्रदेश में फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, इन एंशिएंट टाइम द नेम रत्नाकर डिनोट, प्राचीन काल में रत्नाकर नाम का अर्थ क्या था? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती। रत्नाकर से क्या मतलब था? एंशिएंट टाइम में रत्नाकर हम किसे कहते थे? जहां से रत्न आभूषण मिलते हों, ऐसा रत्नाकर। आंचल इतना दूर कैसे पहुंच गए, कैसे लगा? बहुत सारे रत्न आभूषण मिलते थे, कहते थे ये तो खजाना है। शिवम भी वही आंसर कर रहे हैं, विनोद भी और आंचल भी, क्या बात है। और अर्चिता त्रिपाठी, आपका भी वेलकम, आप भी आंसर कर सकते हैं। देखिए, हिंद महासागर, इंडियन ओशन को ही कहा जाता था रत्नाकर। कहते थे इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि उसमें अगर हम जाएं तो बिल्कुल सही, अब आंचल सी एकदम सही जवाब है। तो उसमें कहते थे बहुत कुछ मिलने वाला है वहां पर, स्टोन्स वगैरह बढ़िया, हीरे मोती सब कुछ मिल सकते हैं उसके अंदर, तो हिंद महासागर में जरूर जाना चाहिए। द राइट गंगा ट्रिब्यूटरीज ऑफ द प्लेन डज नॉट इंक्लूड, मैदान की दाहिनी गंगा की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। अलकनंदा, यमुना, सोन और टॉन्स, इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा में दाहिने किनारे से नहीं मिलती है? लेफ्ट बैंक से मिलती है, बाएं किनारे से मिलती है। ठीक है विनोद, आपका आंसर आ चुका है। आंचल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो, अलकनंदा पहली बात तो मैदान में बहती ही नहीं है, प्लेन एरिया में बहती ही नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड में है। और ये मिलती कहां से है? लेफ्ट बैंक से। अगर आप गंगा रिवर को देखेंगे तो गंगा रिवर कुछ ऐसे फ्लो करती है, इस तरीके से। यह है गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहां पर जो भागीरथी है, बेसिकली भागीरथी जो गंगा ही कहलाती है, इसमें सबसे पहले आकर यहां पर मिलती है अलकनंदा। यह है अलकनंदा, ये उत्तराखंड में ही मिल जाती है, उत्तराखंड में, राइट। और फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बनता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा, राइट। गंगा में काफी दूर से उत्तराखंड से ही चलती हुई आकर राइट बैंक पे दाहिने किनारे पर मिलती है यमुना, प्रयागराज के अंदर, राइट। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था वो। और जो टॉन्स रिवर है, टॉन्स भी यहीं पर इसमें मिलती है, टॉन्स। और सोन रिवर पटना से पहले गंगा में जाकर मिलती है, सोन। तो ये तीन जो हैं, यमुना, टॉन्स और सोन, राइट बैंक में मिलती है, मैदान में, प्लेन एरिया में। और ये उत्तराखंड में पहाड़ों के ऊपर ही अलकनंदा भागीरथी में मिलती है, लेफ्ट बैंक से, बाएं किनारे से, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर पीपल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑब्लिक आईज, हाई चिक बोन्स, स्पेयर हेयर एंड मीडियम हाइट। दे रेफर्स हियर इज टू, वे पीले रंग के लोग हैं, तिरछी आंखें होती हैं,
ऊंची चिक हड्डियां होती हैं, जो ये हड्डियां ऊंची होती हैं, और सीधे बाल होते हैं, और बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होती। वो कौन से? नॉर्डिक हैं, ऑस्ट्रिक्स हैं, निग्रोइड हैं, मंगोलाइड्स हैं। कौन से लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, ऐसे पतली सी आंखें होती हैं, सीधे स्ट्रेट बाल होते हैं, और हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, और चिक बोन ये जो है थोड़ी सी उठी हुई होती है? नॉर्डिक आर्य होते हैं वो, ऑस्ट्रिक्स होते हैं, नेग्रॉइड होते हैं, या मंगोलाइड्स होते हैं? शिवम बिल्कुल सही जवाब। मंगोलाइड लोग होते हैं, मंगोलिया से जो आए हुए होते हैं ये। मंगोलिया, चाइना, कोरिया, जापान, कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां पर जो लोग मिलेंगे आपको ये मंगोलाइड रेस के हैं बेसिकली। ठीक है, मंगोलाइड रेस, स्ट्रेट हेयर, सीधे एकदम, ना भी बनाएंगे तो भी सीधे ही रहेंगे ऐसे लटकते हुए, और आंखें छोटी और ऐसे तिरछी, चिक बोन थोड़ी सी ऐसे उठी हुई, हाइट बहुत ज्यादा नहीं। रंग जो होता है वो गोरा सफेद ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा येलोइश स्किन होती है उनकी, है ना? तो वो नेक्स्ट, द एडिबल ऑयल commonly used in India for preparation of toilet soap is। भारत में टॉयलेट साबुन की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से आमतौर पर कौन सा तेल, खाद्य तेल इस्तेमाल किया जाता है? लिनसीड, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल। कौन सा ऑयल यूज किया जाता है टॉयलेट सोप बनाने के लिए? ठीक है विनोद, आपका आंसर आ चुका है। चल, आपका भी वही आंसर है। देखो, कोकोनट ऑयल बहुत ही कॉमन ऑयल है, और इसी को काम में लेते हैं। कोकोनट ऑयल को, जो नारियल का तेल होता है, यही काम में लिया जाता है बेसिकली टॉयलेट सोप बनाने के लिए, कोकोनट ऑयल। ठीक है शिवम, बिल्कुल सही जवाब। मतलब डी आंसर होगा। ए, तो आप सब लोगों ने ए ही आंसर किया था, लिंसीड ऑयल बोला था, लेकिन आंसर यहां है कोकोनट ऑयल। ठीक है, the edible oil commonly used in India for preparation of the toilet soap is coconut oil. Coconut oil is used as a cooking fat, hair oil, body oil, and industrial oil also. Right? Which of the weathering agents is almost peculiar to the Indian Himalayas? कौन सा अपक्षय एजेंट भारतीय हिमालय के लिए लगभग विशिष्ट है? हवा, ग्लेशियर, हिमपात, बहता पानी, विंड, ग्लेशियर, स्नोफॉल, या रनिंग वाटर? कौन सा है जो इंडियन हिमालय के लिए अपक्षय यानी चट्टानों को तोड़ने, यानी टू ब्रेक द रॉक्स, मेजर एजेंट है? कौन सा एजेंट है जो ज्यादातर हिमालय के अंदर चट्टान को तोड़ता है? ठीक है शिवम, आपका आंसर आ चुका है। आंचल, बिल्कुल सही जवाब। देखो शिवम, आंचल, बिल्कुल आंचल ने सही जवाब दिया एकदम। ग्लेशियर्स, बेसिकली बहता हुआ पानी तो वहां से चट्टान को लेकर, वो मिट्टी जो होगी उसको लेके चला जाएगा। ये क्या है? ये तो इरोजन है, इरोजनल एजेंट है, यानी अपर्दन। अपर्दन एक अलग चीज होती है, ले जाना, बहाकर ले जाना पानी, वो काम करता है। हिमपात केवल बर्फ गिरती है। ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर, ये बेसिकली ग्लेशियर प्रेशर भी डालते हैं और चट्टानों को तोड़ते भी हैं। ठीक है, प्रेशर भी डालते हैं और चट्टानों को तोड़ते भी हैं। हवा इतनी हिमालय पर कारगर नहीं है। रेन शेडो जोन इज प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में एक वर्षा छाया क्षेत्र मौजूद है। कहां पर? अलोंग वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द अरावली, अलोंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, अलोंग द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द विंध्याचल। कहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, रेन शेडो एरिया, जिसकी वजह से
उसके एक साइड में बारिश बहुत कम होती है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा होती है। ओके आंचल? देखो यहां पर आंचल और विनोद ने दो अलग जवाब दिए हैं और दोनों सही हैं। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन यहां जो बढ़िया जवाब है वो विनोद ने दिया है। आंचल आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है निश्चित रूप से। वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स यानी अलोंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट छाया में आ जाते हैं, बहुत कम बारिश होती है। बिल्कुल सही जवाब है। और साथ ही साथ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली, बिल्कुल सही। अरावली के पश्चिमी किनारों पर भी बारिश कम होती है। जब बंगाल की खाड़ी से मॉनसून आता है तो वो वेस्टर्न साइड में जाने से रुक जाता है, बट अरावली इतना भी ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, इतना हायर माउंटेन नहीं है अरावली कि वो रोके उन इवेंट्स को और बारिश कम करने दे। लेकिन थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ता है, हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ मेजर आंसर अगर इनमें बेहतरीन उत्तर देना हो तो बी बेहतरीन उत्तर होगा, और मैं कहूंगा जो ए है वो भी ठीक आंसर है। ठीक है, अब इसको आंसर नंबर 1 डाल देते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये आंसर करना है हमें, ये ना हो तो ये भी आंसर कर सकते हैं हम, ये आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलान यहां तो ठीक बारिश होती है, विंध्याचल के उत्तरी ढलान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां भी वृष्टिछाया क्षेत्र बनता है, रेन शेडो एरिया। तो बी इज द राइट आंसर। ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन, ब्लू माउंटेन शिखर निम्न में से कहां है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम या कर्नाटक? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, कर्नाटक, कहां पर है ब्लू माउंटेन शिखर? आंचल बिल्कुल सही जवाब, एकदम सत्य वचन, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, ये ब्लू माउंटेन जो पीक है वो मिजोरम के अंदर ही है, एकदम सही जवाब। लेकिन नीलगिरी अगर आ जाए तो फिर मिजोरम नहीं होगा, नीलगिरी अलग है। ठीक है, नीलगिरी फिर अलग होगा। ये ब्लू माउंटेन पीक की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, चोटी है, और ये नीलगिरी है हिल, नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी हिल है, नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी हिल कहाँ है? नीलगिरी हिल फिर इन तीनों जगह पे हो जाएगी। नीलगिरी हिल यहां पर भी है, नीलगिरी हिल यहां पर भी है, और नीलगिरी हिल का हिस्सा यहां पर भी है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये प्रश्न जो पूछा गया है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है वो आंसर होगा, पीक के बारे में बात कर रहे हैं। द ग्रेट वन हॉर्न्ड इंडियन राइनो इज फाउंड इन, भारत में एक सींग वाला भारतीय गैंडा कहां मिलता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल गेम सेंचुरी नेशनल पार्क में, और पेरियार जो है नेशनल पार्क, वहां कहां मिलेगा हमें वन हॉर्न राइना? कौन से नेशनल पार्क में मिलने वाला है 25th का? ओके आंचल, सही जवाब है एकदम, सी इज द राइट आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर मिलेगा। वन हॉर्न राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, काजीरंगा के अंदर मिलेगा हमें एक सींग वाला गेंडा। द लॉन्गेस्ट ऑफ द इंडस ट्रिब्यूटरीज इज, सिंधु की सबसे, सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी है, रावी, सतलुज, चेनाब या झेलम? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, इंडस रिवर्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इज रावी, सतलुज, चेनाब या झेलम? पहले मैंने एक दिन एक क्वेश्चन किया था, उस दिन आंसर आंचल एकदम सही है आपका, लेकिन आज जो है आंसर थोड़ा बदलना पड़ेगा। आज चेनाब या रावी आंसर नहीं होगा, बल्कि जो बी ऑप्शन है उसको देखना पड़ेगा हमें। बी मैंने ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल,
मैंने बी ऑप्शन यहां चेंज किया है। अगर सतलुज आ गया ऑप्शन में तो सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। देखो सतलुज यहां तक चलती है, इस जगह तक सतलुज चलती है, तो सतलुज यहां से स्टार्ट होती है तिब्बत से, और तिब्बत से स्टार्ट होने के बाद में सतलुज चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और यहां तक आती है। अगर आप चेनाब की बात करते हैं तो चेनाब रिवर यहां से स्टार्ट होती है और कुछ ऐसे चलती है, दिस वन इज चेनाब, और चेनाब यहां आके ये भी फिनिश कर जाती है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं चेनाब की जो लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ है सतलुज की। सतलुज ज्यादा लंबी नदी है, चेनाब से ज्यादा लंबी नदी है सतलुज। ठीक है, तो सतलुज नंबर 1 पे आएगी। इन विच स्टेट द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के मालाबार तट कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, केरला, ओडिशा, गोवा, कौन से राज्य में है मालाबार तट? आंचल बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब, मालाबार तट, मालाबार, मालाबार, केरल, मालाबार, केरल, मालाबार, केरल, ऐसे याद रखना। केरल का जो मालाबार तट है वहां जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है, या जिसको हम समर मॉनसून कहते हैं, समर मॉनसून, ये सबसे पहले पहुंचता है, रीचेज फर्स्टली ऑन 1 जून। तो 1 जून को भारत में जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले। ठीक है, 1 जून साउथ वेस्ट मॉनसून, केरल का है वो मालाबार तट। वॉट इज गोमिया इन झारखंड फेमस फॉर? झारखंड में गोमिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोल फील्ड्स हैं, मैंगनीज माइंस हैं, फर्टिलाइजर प्लांट हैं, एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज हैं, क्या है गोमिया जो झारखंड है? अंग्रेजों ने वहां पर बनाई वो फैक्ट्री, उनको जरूरत थी, किस चीज की फैक्ट्री बनाई होंगी वहां पर गोमिया में, झारखंड के अंदर? बिल्कुल सही जवाब, उन्होंने गोला बारूद बनाना था। अंग्रेजों ने वहां पर बॉम्ब बनाने थे बेसिकली, भारतीय लड़ने लगे थे उनसे, तो उनके लिए, अपनी आर्मी के लिए गोला बारूद बनाने के लिए, गोले बॉम्ब बनाने के लिए गोमिया में चुना उन्होंने। ठीक है, इंडियाज लैंड बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री इज इन लेंथ अप्रोक्सीमेटली, पड़ोसी देशों के साथ भारत की भूमि सीमा लगभग कितनी लंबी है? 8,000, 15,000, 10,000, 16,000, कितने हजार किलोमीटर है? बहुत सुंदर, ये 15,200 किलोमीटर्स है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना है इसके अलावा टोटल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया कितनी लंबी है? भारत की कुल तट रेखा, भारत की कुल तट रेखा कितनी लंबी है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब, और ये 7516.6 किलोमीटर्स है। अब आपको बताना है कि इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल लाइन को टच करती हैं? भारत के कितने संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कोस्टल लाइन को टच करते हैं? हाउ मेनी इंडियन यूनियन टेरिटरीज दोज आर इन द कोस्टल एरिया, जो समुद्र तटीय क्षेत्र में है? विनोद शर्मा 9, ओके, आंचल 1, गोवा, गोवा यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है। विनोद शर्मा 8, आंचल अंडमान एंड निकोबार, कितने हैं? मैं नंबर पूछ रहा हूं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल लाइन को टच करती हैं, समुद्र तट को टच करती हैं?
इधर देखो जरा, एक तो अंडमान और निकोबार कोस्टल लाइन पे है, एक लक्षद्वीप कोस्टल लाइन पे है, पुडुचेरी कोस्टल लाइन पे है, ठीक है, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव ये भी कोस्टल लाइन पे है। और कोई है? ये चार ही तो हैं। इसके बाद में अगर आप बात करते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है ये भी, लेकिन ये कोस्टल लाइन को टच नहीं करते। बस चार करते हैं, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इसके अलावा ये दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक ही कर दिया गया अब, तो ये भी कोस्टल एरिया को टच करते हैं। चार यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश, जो कोस्टल एरिया को टच करते हैं, और चार हैं जो नहीं करते हैं। ठीक है, ओके शिवम, आंचल, विनोद, ठीक है, ओके। चलिए और देखते हैं कुछ है हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह। द लेंथ ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हिमालय की पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? ईस्ट टू वेस्ट हिमालय कितना स्ट्रेच्ड है? 2100 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, कितना लंबा है हिमालय ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम? हाँ जी, ईस्ट टू वेस्ट हिमालय की टोटल लेंथ कितनी है? हाँ, ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर, और अगर बिल्कुल डेप्थ की तरफ चले जाएं तो लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर के आसपास हिमालय लंबा है। राइट, तो 2400-2500 किलोमीटर के आसपास ईस्ट टू वेस्ट हिमालय की टोटल लेंथ है, जो आप यहां देख सकते हैं। और ये इस नंगा पर्वत चोटी से लेके नामचा बरवा, जो इस तरफ चोटी है नामचा बरवा, वहां तक हिमालय फैला हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट हिमालय की 2500 किलोमीटर लेंथ है। राइट, आगे आप बता सकते हैं कि और कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो, हम्म, अब आपके प्रश्न और मेरे जवाब, कोई भी डाउट हो कुछ और हो तो अगर आपको ऑडियो ऑन करना है तो मैं ऑडियो ऑन कर दूंगा, और वैसे क्वेश्चन आप टाइप करके पूछना चाहें तो वैसे पूछ सकते हैं। ऑडियो ऑन करना हो तो आप कह देना कि ऑडियो ऑन कर दीजिए, मैं ऑन कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछो, कोई भी डाउट कुछ और। नो डाउट, या टाइप कर रहे हो? ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में? तकरीबन 2021 का पेपर देखोगे आप तो आपको तकरीबन मिलेंगे 1920 क्वेश्चंस। कल ही मैंने, यस्टरडे, मैंने यूट्यूब पे जो क्लास चल रही थी वो ली नहीं आपने विनोद? यूट्यूब में मैंने कल क्लास करवाई थी, 2021 का जो पेपर, फर्स्ट पेपर था 2021 का, वो मैंने करवाया था। हिस्ट्री से लगभग इतने ही होते हैं सभी के, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना भाई, साइंस भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी भी है। ये सभी के क्वेश्चंस आते हैं, तो अब सभी के क्वेश्चंस आते हैं तो यहां इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, साइंस से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो तकरीबन 100 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। अब उनमें आप देख सकते हैं कि 18-20 क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी से आए थे, तो लगभग सभी का रेशो बराबर ही रहता है, लगभग लगभग बराबर रहता है, 2-4 क्वेश्चन किसी के ज्यादा किसी के कम। राइट, टाइप ऑफ फार्मिंग कुछ नहीं होता, टाइप ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है बेसिकली
अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटे खेत है, जैसे इंडिया है, इसमें बहुत लंबे चौड़े खेत नहीं है, तो यहाँ पर सबसिस्टेंस यानी निर्वाह कृषि की जाती है। ज्यादातर जो किसान हैं वो अपने खाने के लिए ही अनाज पैदा करते हैं, उनके पास इतना लंबा चौड़ा खेत नहीं होता है कि वो कॉमर्शियल क्रॉप कर सकें। खासकर यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम के अंदर पब्लिक बहुत ज्यादा है। राजस्थान में पब्लिक कम है, वेस्टर्न साइड में तो वहां पानी कम है। पंजाब और हरियाणा, हरियाणा भी बहुत सारा अब जिसे कहते हैं टाउनशिप्स हो चुकी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो लैंड है वो एक्वायर हो चुकी है। पंजाब एक ऐसा स्टेट बचा है जहां पर कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, यानी नगदी फसलें, जिसके हम कह सकते हैं कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो वो और फार्मिंग के जो तरीके होते हैं वो कुछ दो तो ये हो सकते हैं। एक तो आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं एक्सटेंसिव जो होता है, यानी विस्तृत कृषि, या फिर व्यापारिक कृषि, यानी जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। लेकिन इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बहुत बार करवा चुका हूं, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग भी होती है। ठीक है, ये फार्मिंग का एक और तरीका हो जाएगा कि जिसमें कैटल्स वगैरह भी आप रखते हैं साथ में, और उनको पालते हैं, और मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स भी आप सेल करते हैं। ये ज्यादातर अर्जेंटीना में, यूएसए में यहाँ होता है। बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें पशुओं को भी छोड़ देते हैं कि साहब जाओ खेलो खाओ, और बाद में आप इसे मिल्क प्रोडक्ट लेंगे और मीट प्रोडक्ट्स भी सेल किए जाते हैं। राइट, तो बस यही है और कुछ खास नहीं है। एक हो सकती है प्लांटेशन फार्मिंग, मतलब प्लांट ऐसी क्रॉप नहीं होती, उसके अंदर फसल नहीं होती, वो प्लांटेशन होता है। मतलब ऐसे बाग लगा देना, बागानी कृषि कर लेना, कि जैसे आम के पेड़ लगा दिए, मैंगो के बहुत सारे, अब 10 15 20 25 साल तक उस पे आम लगते रहेंगे। आपने एप्पल के ट्रीज लगा दिए, अब वो हर महीने, हर 6 महीने या 12 महीने में आपको प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब वो अब 10 15 20 साल का काम हो गया है एक बार करते ही। ठीक है, तो उनको हम प्लांटेशन फार्मिंग कहेंगे, या क्रॉप्स कहेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स। तो वो बागानी कृषि हो गई एक तरीके से, कि बाग लगा दिए साहब, अब हमें केवल उनकी देख रेख करना है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है और फ्रूट्स वगैरह को लेना है। तो इस तरीके से हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा इसके टाइप क्या करोगे आप, 3 4 टाइप होते हैं, और कंट्रीज पे डिपेंड करेगा कि कौन से देश में छोटे खेत हैं, कौन से देश में बड़े खेत हैं, वहां पर किस टाइप की एग्रीकल्चर हो सकती है। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर तो आप कॉमर्शियल तो बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि खेत है ही नहीं लोगों के पास, और पब्लिक बहुत सारी हो रखी है। ठीक है, और बताओ, कोई बात हो तो। चलिए ठीक है फिर, तो करें फिर आज की मीटिंग को ओवर। टेल मी। ओके देन, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। और अगर दूसरी आगे क्लास कोई नहीं होती है 10 से पहले, पेपर बढ़िया से करके आना, कूल एंड काम रहना। और हाँ, यू टू शिवम, थैंक यू। और मैथ्स वगैरह को बढ़िया से देखना, इंग्लिश को बढ़िया से देखना, और जीएस, तीनों ही पार्ट जबरदस्त आते हैं, तो अच्छे से देखो उसको और करो। और जो कट ऑफ वगैरह रहती है उसका ध्यान रखना, कितनी क्या गई है पिछली बार और कितने क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। और यूपीएससी जो है चीटिंग बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन करती है कभी कभी, वो आपका पेशेंस चेक करने के लिए करती है, तो उसमें देखो, जरा देखो तो सही, ये चीज चेक करो आंचल, वही मैं कह रहा हूं। अगर ये चीज बेसिक्स नहीं देखोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देखो, उससे आइडिया लगेगा। ठीक है, बस जस्ट एक क्लिक मारो गूगल पे और आपको मिल जाएगा आंसर, और उसको अच्छे से पढ़ो, देखो क्या है वो, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कहां तक पहुंचना है। जितनी पिछली बार कट ऑफ गई है उससे हमें कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, मतलब 10 15 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए हमारे, 15, कम से कम 15। जो भी कट ऑफ पिछली गई है हमें नहीं पता, कई बार हमें लगता है सही क्वेश्चन है लेकिन वो नहीं होता है। तो 15 मार्क्स कम से कम अप होना चाहिए आपका जो जोड़ भाग है वो पिछली कट ऑफ से, इतना जरूर याद रखना, 15 कम से कम मार्क्स। और उससे ज्यादा हो रहे हैं तो फिर कहना ही क्या, बहुत अच्छी बात है। और आप जो जो लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ये पक्की बात है, मुझे यकीन है।
आप जिस तरीके से आंसर्स करते हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स में इतनी ही होगी आपकी मेहनत जितनी ज्योग्राफी में है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम देना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय हिंद।